पहला क्वेश्चन हम देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किसी व्यक्ति की गरिमा को क्या चीज सुनिश्चित करती है, क्या चीज है जो गरिमा को सुनिश्चित करती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम यहां देखें कि व्यक्ति की गरिमा, यहां दिया हुआ है शब्द, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित क्या करता है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करती है, यानी इसका आंसर हुआ सी। यानी संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को क्या सुनिश्चित करती है, बंधुता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं। देखिए अपराध दो तरह के होते हैं, एक अपराध होते हैं संज्ञेय अपराध और एक होते हैं असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिन अपराधों में पुलिस बिना किसी कोर्ट आदेश के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो जिनकी अपराध की प्रकृति थोड़ी संगीन होती है उन मामलों में पुलिस को न्यायालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे अपराध कौन से हो गए, डी, यानी संज्ञेय अपराध। लेकिन अगर वो अपराध असंज्ञेय है तो पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते हैं। तो देखिए अंतरराज्य परिषद, सबसे पहले तो हम ये देखें अंतरराज्य परिषद होती क्या है। तो देखिए अंतरराज्य परिषद है जिसकी सिफारिश सबसे पहले सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था, और सरकारिया आयोग है जो 1983 यानी 1983 में बना था और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1990 में हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने अंतरराज्य परिषद का गठन किया, जो कि किसके अनुसार किया, अनुच्छेद 263 के। यानी अंतरराज्य परिषद क्या है, अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है। अब यह गठित कब की गई थी, पहली बार 1990 में गठित की गई थी। किस आयोग की सिफारिश पर गठित की गई थी, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर गठित की गई थी। सरकारिया आयोग जिसे 1983 में बनाया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। अब देखिए ये जो अंतरराज्य परिषद होती है, इस अंतरराज्य परिषद में इसका पहली बात तो पर्पज क्या है, तो अंतरराज्य परिषद का मतलब क्या है कि हमारे देश का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है। संघ का ढांचे का मतलब है केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन सुपर पावर कौन है, केंद्र सरकार है। तो दोनों में तालमेल बना रहे, मतलब राज्य की सरकारों में और केंद्र सरकार में तालमेल बना रहे, उनके बीच में कोई विवाद है तो उनका समाधान निकल सके, इसके लिए आपसी मशवरे के लिए अंतरराज्य परिषद गठित की गई है। अब इसमें कौन कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और सभी सीएम इसमें सदस्य होते हैं। यानी प्रधानमंत्री हैं जो अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और बाकी सदस्य इसके कौन होते हैं, सभी राज्यों के सीएम होते हैं। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके यहां पर सीएम नहीं होंगे, तो जिन केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा नहीं है तो उनके प्रशासक भी इसी में शामिल रहेंगे। यानी देश में जितने भी सीएम हैं, चाहे वो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वो शामिल रहेंगे, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम नहीं है वहां के प्रशासक इसमें शामिल रहेंगे। प्लस इसमें 6 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। कितने होते हैं, 6 केंद्रीय मंत्री, और इन 6 केंद्रीय मंत्रियों में को नामित, मतलब कौन 6 केंद्रीय मंत्री रहेंगे ये तय कौन करेगा, ये पीएम ही तय करते हैं। कौन तय करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ही तय करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम देखें कि अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय परिषद के कितने मंत्री होते हैं, तो केंद्रीय परिषद के कितने मंत्री होते हैं, 6 मंत्री होते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मतलब अंतरराज्य परिषद राज्यों और केंद्र के बीच में तालमेल के लिए बनाई गई है। किसकी सिफारिश पर बनाई गई है, सरकारी आयोग की सिफारिश पर बनाई गई है।
कब गठित हुआ? 1983 में गठित हुआ। 1988 में इसने रिपोर्ट दी। उसके 2 साल बाद 1990 में राष्ट्रपति ने पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद गठित की। और अंतर्राज्यीय परिषद गठित किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। और इसमें पीएम द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं और पीएम खुद यानी प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल है, तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव है उस चुनाव को एक निर्वाचक मंडल भाग लेता है। और ये जो निर्वाचक मंडल है ये अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया हुआ है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे उसे क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल बोलते हैं। तो देखिए इसमें भाग कौन कौन लेते हैं। पहली चीज, संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित। याद रखिएगा संसद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब वो लोग किसको भाग दे सकते हैं, किसको वोट दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो इसलिए उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, मतलब वो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब संसद में कौन कौन भाग होता है? संसद में एक राज्यसभा होती है और दूसरा लोकसभा होती है। तो मैं इसे ऐसे बोल दूं, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, या यूं कह दूं कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्लस जितनी भी हमारे देश में विधानसभा हैं, जितनी भी हमारे देश में विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य उनके भी भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए जैसे केंद्र में उपला सदन राज्यसभा होता है, निचला सदन लोकसभा होता है, ऐसे ही कुछ कुछ राज्यों में 6 राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। क्या है? विधान परिषद भी है। अब विधान परिषद है जो बिल्कुल भाग नहीं लेगी, चाहे उसके निर्वाचित सदस्य हो चाहे उसके मनोनीत सदस्य हो, बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे। यानी निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा, यानी राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन भाग लेगा वो पहले हम देखें। वो भाग लेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। अगली बात, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे। यानी भाग कौन कौन लेंगे? निर्वाचित भाग लेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, 3 के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित भाग लेंगे। अब भाग कौन नहीं लेंगे? लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा तीनों के मनोनीत भाग नहीं लेंगे। और अगला, विधान परिषद के मनोनीत भी इसमें भाग नहीं लेंगे, मतलब विधान परिषद तो बिल्कुल भाग नहीं लेगी। अब देखिए विधानसभा हमारे देश में टोटल कितनी है? हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, यानी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। यानी ये 3 भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे विधानसभाएं, और 28 राज्य हैं तो उन 28 केंद्र शासित वो भी हैं विधानसभा। यानी टोटल हमारे देश में विधानसभा कितनी हुई? 31। हमारे देश में टोटल 31 विधानसभा हुई और उन सभी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो निर्वाचक मंडल में अब क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार हम देखें, पहला लिख रखा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। याद रखना है निर्वाचित दिया हुआ है तो ठीक है। तो संसद के दोनों सदन, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहे हैं और निर्वाचित की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट सही है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के विधानसभा बिल्कुल, और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल, हम यही बात कर रहे हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें कहीं भी मनोनीत सदस्य इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब ये भाग ले सकते हैं, अर्थात ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में
संसद के दोनों सदन और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये सही है। क्लियर है? देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? जस्ट अभी अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, कौन भाग नहीं लेगा? तो देखिए संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। संसद यानी संसद में कौन कौन हो गए भाग? राज्यसभा प्लस लोकसभा। उसके अलावा जितनी भी विधानसभा हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं कि विधानसभा कितनी है टोटल? 31 है। उनके भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। और तीसरी चीज, विधान परिषद उनके तो बिल्कुल ही भाग नहीं लेंगे, चाहे मनोनीत हो चाहे नियुक्त हो, विधान परिषद के सदस्य भाग ही नहीं लेंगे। अब देखिए हम यहां भी ये भी समझ लेते हैं कि हमारे देश में विधान परिषद है कितनी। वर्तमान में 6 राज्यों में हमारे पास विधान परिषद है। तो कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, पेयर बना लीजिए, यूपी और बिहार। इधर महाराष्ट्र, एमएच यानी महाराष्ट्र, और उसी के पास कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग हुए हैं, तो तीसरा पेयर बना लीजिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी हमारे देश में 31 विधानसभाएं हैं और 6 राज्यों के पास विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद तो बिल्कुल ही भाग नहीं लेगी। अब क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेगा? निर्वाचित लोकसभा सदस्य। ये गलत है। निर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं जो भाग लेते हैं। क्लियर है? निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, ये भी गलत हो गया। निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं जो भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत हो गया क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये भी भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, देखिए राज्य विधान परिषद जहां वर्ड आ गया विधान परिषद, याद रखना है कि उसके भाग नहीं लेंगे, चाहे यहां निर्वाचित लिख रखा हो चाहे मनोनीत लिख रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो ऑप्शन के अनुसार डी सही होगा, यानी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो देखिए मौलिक अधिकार, सबसे पहले हम समझे कि मौलिक अधिकार क्या चीज है। तो यहां जो मौलिक अधिकार शब्द है, इसका मतलब है कि जो संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो यानी जो 12 से लेकर 35 में दिया हुआ है वो मौलिक अधिकार है। उसके अलावा संविधान में कहीं और दिया हुआ है, इसके अलावा कहीं और दिया हुआ है, तो वो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर है? तो अब देखिए मताधिकार, वोट डालने का अधिकार आपको है, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? याद रखिएगा, ये पूछा जाता है अनुच्छेद 326 में। आपको वोट डालने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अब देखिए अवसरों का अधिकार ये नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार इसके अनुसार सही है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। अब 19 से 22 किस में आता है? 12 से 35 के बीच में आता है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। तो मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, यानी कि समान अवसर, समान अवसर, अब सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है लोक नियोजन। ये लोक नियोजन की बात कर रहा है, यानी लोक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और उसमें नियोजन मतलब उसकी नियुक्ति। नियुक्ति में समानता की बात करता है कि यानी कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर रहेंगे। तो सभी के लिए समान अवसर यानी समानता का अधिकार है। और हमारे संविधान में समानता का जो अधिकार है वो कहां से कहां तक दिया गया है?
तो समानता के जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो यानी जाहिर सी बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र में या लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता की बात करेगा तो अनुच्छेद कहां से कहां तक आएगा? 14 से 18 के बीच में कोई होगा, तो वो 14 से 18 के बीच में अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 है धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। और अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन के अवसरों की समानता की बात करता है। तो लोक नियोजन के अवसरों की समानता या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की समानता किसमें बात करता है? अनुच्छेद 16 में। अब देखिए यहीं आ गया अनुच्छेद 17। अभी हाल ही में पढ़ा है हम लोगों ने। अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करता है। तो हमारे देश में परंपराओं से जो बना आ रखा है छुआछूत का कंसेप्ट, उसे समाप्त करने की बात करता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत का को समाप्त करना, छुआछूत के अंत की जो बात करता है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। देखिए इसी के अनुसार 1955 में एक एक्ट बनाया गया था और वही एक्ट बाद में 1989 में चेंज होकर के SC/ST एक्ट बनाया गया। तो जो SC/ST एक्ट है 1989 का, वो अनुच्छेद 17 का ही प्रावधान है, 17 के अनुसार ही तैयार किया गया है ताकि छुआछूत को समाप्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पंथ हैं और सभी के व्यक्तिगत जो कानून है वो अलग अलग हैं। जैसे शादी से संबंधित, तलाक से संबंधित, संपत्ति से संबंधित अलग अलग हैं। तो किसी धर्म में कई शादियों की अनुमति है, किसी धर्म में बिल्कुल अनुमति नहीं है, किसी धर्म में तलाक के लिए अलग कंडीशन है, किसी में अलग कंडीशन है, किसी में बच्चों को संपत्ति में अधिकार के लिए अलग शर्तें दे रखी हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग हैं। तो अनुच्छेद 44 जो कि नीति निदेशक तत्वों का पार्ट है। अब हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसमें क्या दिया हुआ है? नीति निदेशक तत्व। और नीति निदेशक तत्व का मतलब है नीति बनाने के लिए, नीति मतलब कानून बनाने के लिए सरकार को कुछ निर्देश दिए हुए हैं, मतलब कुछ डायरेक्शंस दी हुई है, कुछ गाइडेंस दिए गए हैं कि सरकार को इनको फॉलो करना चाहिए। सरकार जब भी कानून बनाए तो इनका ध्यान रखे, मतलब इनके अनुसार कानून बनाए। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और इसी में अनुच्छेद 44 है जो ये कहता है कि समान नागरिक संहिता हो, मतलब पूरे देश में धर्म जातियों को ध्यान में रखने की बजाय पूरे देश में सभी के लिए एक समान कानून हो, सभी के विवाह से संबंधित कानून समान हो, तलाक से संबंधित और उत्तराधिकार से संबंधित सभी के कानून समान होने चाहिए। वर्तमान में ये काफी चर्चा में है, हो सकता है कि भविष्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। देखिए भारत में उच्च न्यायालय सन इतने में स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में सबसे पहले 1862 में, देखिए मई के महीने में और जून के महीने में। तो मई में तो कलकत्ता हाईकोर्ट और जून में बंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा सही है। मतलब हमारे देश में हाईकोर्ट सबसे पहले 1862 में बने और सबसे पुराना जो हाईकोर्ट था वो कलकत्ता हाईकोर्ट था, क्योंकि सबसे पहले वो बना मई में। और उसके बाद अगले ही महीने में जून में बंबई और मद्रास, उनके लिए भी हाईकोर्ट की स्थापना हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें देश देश में भारत का दौरा किया था। तो मतलब भारत में जो कैबिनेट मिशन है ये उसकी बात कर।
अब कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया था। तो जो कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को भारत का दौरा किया और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो देखिए पैथिक लॉरेंस हैं जो इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारत सचिव भी थे। क्या थे? भारत सचिव। मतलब भारत का जो प्रशासन था वो इनके अंडर में ही काम करता था। पैथिक लॉरेंस। स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो कि वहां के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर वहां नौसेना प्रधान थे या नौसेना प्रमुख थे। ये तीनों भारत आए थे और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है और बहुत गड़बड़ होती है उसमें। ये पूछा जाता है कि भारत का विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कैबिनेट मिशन को टिक करते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने भारत के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं कहा था, भारत का बंटवारा नहीं किया था उसने, तो संविधान सभा के गठन की बात की थी। भारत का जो बंटवारा हुआ था वो माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1946 की, उसके द्वारा किया गया था। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ था, ना कि कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? कैबिनेट मिशन ने भारत की संविधान सभा के गठन का प्राविधान किया था और इसी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। आगे हम देखें कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की? द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब है 2 स्तर। 2 हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया कि जो जिम्मेदारी वाला काम है, टेंशन वाला काम है, वो तो हिंदुस्तानियों को दे दो और जो कंट्रोल करने वाला काम है वो अपने पास रख लो। तो जिम्मेदारियों वाला काम है वो तो भारतीयों को दे दिया गया, इसे द्वैध शासन कहा गया। तो ये 1919 के एक्ट द्वारा 1919 के एक्ट द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अब 1919 के एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 के एक्ट को कहते हैं। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किसमें होती है? 1919 के एक्ट के द्वारा होती है। तो भारतीय संविधान का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग 4 किस चीज का प्रावधान करता है? तो देखिए हम पीछे भी पढ़कर आ रहे हैं, संविधान में एक भाग 3 है, एक भाग 4 है और एक भाग 4A है या 4K है। तो भाग 3 में हम मौलिक अधिकार देखते हैं। क्या दिए हुए हैं? मौलिक अधिकार। और यहां नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और यहां पर दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या दिए हुए हैं? मौलिक कर्तव्य। तो देखिए यहां जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक, इसमें अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक और इसमें है 51A। इस तरह से प्रारूप बना हुआ है। तो संविधान का भाग 3 उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो 12 से 35 तक हैं। 4 में निश्चित तत्व हैं, मतलब ये तो जनता के हक हैं। ये सरकार को गाइडलाइंस दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कानूनों का, और ये जनता को गाइडलाइन दी गई है कि जनता को ऐसा करना चाहिए। तो अब यहां हम भाग 4 की बात कर रहे हैं। तो भाग 4 में हम यहां देख रहे हैं क्या दिए हुए हैं? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य यानी सरकार, सरकार को नीति बनाने के लिए कुछ निर्देशक तत्व हैं, मतलब कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो भाग 4 में क्या शामिल है? नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले समझें कि संघ सूची है क्या चीज। संघ सूची
सबसे पहले होती क्या चीज है वो समझते हैं। तो देखिए, संविधान में अनुच्छेद 246, देखिए संविधान में अनुच्छेद 246 में तीन सूचियां दी गई हैं। तीन सूची दी गई हैं, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो सबसे पहले हम देखें कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, पहले हम ये देखें संविधान में कुल अनुसूची कितनी दी गई है। तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है। कुल कितनी अनुसूची है? 12। और 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची है जो, उसमें ये तीन लिस्ट दी गई हैं। ये तीन लिस्ट किसमें दी गई हैं? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में जो तीन लिस्ट दी गई है वो किस अनुच्छेद में है? 246 के अनुसार। तो या यूं समझें कि हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, जिनमें से 7वीं अनुसूची में तीन लिस्ट दी गई है, तीन सूची दी गई है, जो किस अनुच्छेद के अनुसार है? 246 के अनुसार। अब संघ सूची, संघ सूची का मतलब है कि ऐसा टॉपिक जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाता है, मतलब ऐसा विषय जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाता है। राज्य सूची, ऐसा टॉपिक जिस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। तो देखिए यहां पर 97, यहां पर 66 और यहां पर 47 विषय दिए गए थे। मतलब संघ सूची में पहले 97 विषय थे, जो बढ़कर के अब 100 हो गए हैं। मतलब केंद्र सरकार 100 विषय पर, 100 टॉपिक पर कानून बना सकती है। यहां 66 थे पहले, अब ये घटकर 61 रह गए हैं। 61 रह गए हैं, मतलब राज्य सरकार अब 61 टॉपिक पर कानून बना सकती है। अब यहां से जो 5 कम हुए वो 5 जोड़ दिए गए। इसमें कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तो संविधान में संशोधन किया 42वां, और उससे जो 5 थे वो यहां शिफ्ट कर दिए गए, और अब यहां कितने हो गए? 52। मतलब 52 विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। अच्छा, अब एक चीज देखिए कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जो ना संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, तो हम उस पर कानून कौन बनाएगा और उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोला जाता है अवशिष्ट शक्ति। क्या बोला जाता है उसे? अवशिष्ट शक्ति। और अवशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 248 में दी गई। इसमें दी गई है 248 में। और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार का है, यानी यूं कहूं कि केंद्र सरकार का है, यानी यूं कहूं कि संसद का है। मतलब किसका है? संसद का है। तो देखिए तीन लिस्टों में जो कानून कवर हो गए वो तो ठीक है, उन पर हमने ये देख लिया कि कौन कौन कानून बना सकता है। लेकिन जिस सूची पर जो इन तीनों में नहीं है, उस टॉपिक को, उस विषय को हम क्या कहेंगे? अवशिष्ट शक्ति। और अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 में दी गई हैं, और उसी में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? संसद के पास रहेगी, यानी केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो क्वेश्चन में देखिए, प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन, ये संघ सूची का विषय है। इसका मतलब क्या है? प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है कि जब हमारे देश में कोई व्यक्ति अपराध करके चला गया और वो किसी दूसरे देश में चला गया, और उस देश के साथ अगर हमारी संधि है, प्रत्यर्पण संधि है, तो जब हम उस देश को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उस अपराधी को अरेस्ट करके हमें सौंप देंगे। तो ये होता है प्रत्यर्पण। मतलब हमारे देश का अपराधी कोई दूसरे देश में चला गया है तो वो देश हमें उस अपराधी को सौंप दे, ये होता है प्रत्यर्पण। तो इस पर कानून बनाने संबंधित अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास ही है। राज्य सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो हम देखें कि स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी और स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। अब ये मौलिक कर्तव्य हैं जो लिए कहां से थे, ये रूस से लिए गए थे। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का कंसेप्ट लिया गया और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कब हुआ 1976 में हुआ, और हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। उसके बाद में एक 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया जाता है। और उस मौलिक कर्तव्य में था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अभिभावक, माता पिता शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे, मतलब उन्हें पढ़ने का मौका देंगे। और इस तरह से हमारे संविधान में टोटल कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो अब यहां से क्वेश्चन 3 तरह से आता है। पहली चीज, हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो याद रखिएगा, मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जोड़ा ही कब गया था, 1976 में जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां हुआ था। कितने जोड़े थे, 10 जोड़े थे। वर्तमान में कितने हैं, मूल संविधान में 0, पहली बार कितने जोड़े गए, 10 1976 में, और वर्तमान में कितने हैं, 11 है। मूल संविधान में 0, पहली बार कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए, और वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। 10 कब जोड़े, 76 में, और एक कब जोड़ा, 2002 में। किस समिति की सिफारिश पर थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर थे, जोड़ा गया था इनको। और इनको किस में जोड़ा गया, भाग 4 ए में। तो देखिए भाग 4 ए, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 51 ए। तो भाग 4 ए में एक ही अनुच्छेद है 51 ए, और उस 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो वो कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो हम पीछे कर रहे थे। तो वर्तमान में 11 है। वर्तमान में कितने हैं, 11 है। मूल संविधान में पूछे तो 0, पहली बार कितने जोड़े गए, तो 10। अब यहां पूछ रहा है वर्तमान में, मतलब कितने हैं, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो कितना होगा, 11। 11 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति, इसकी बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए एज 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने साल होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अब इसके अलावा एमपी और एमएलए। अब एमपी दो तरह के होते हैं। एमपी एक वो होते हैं जो राज्यसभा में बैठते हैं, यानी राज्यसभा सांसद, और दूसरे कौन से होते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा सांसद। तो राज्यसभा सांसद बनने के लिए तो एज चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा सांसद बनने के लिए चाहिए एज 25 वर्ष।
ऐसे ही एमएलए, एमएलए मतलब विधायक, और विधायक किस में बैठते हैं? विधानसभा में, यानी राज्यों की विधानसभा में बैठते हैं। और इनके लिए भी एज कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष चाहिए होती है। अब देखिए, जो स्थानीय स्वशासन है यानी पंचायतें हैं, उनमें एज कितनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत या नगर पालिका, तो जो शहरी चुनाव है और ग्रामीण चुनाव है, दोनों में 21 वर्ष होनी चाहिए उम्मीदवार के लिए। वोट डालने के लिए तो 18 साल है, वोट डालने के लिए 18 साल है, लेकिन चुने जाने के लिए मतलब उम्मीदवार बनने के लिए 21 साल है। यहां विधानसभा में 25 साल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल है। अब प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल है। अब देखिए, यहां कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम हमने नहीं लिया, तो हम देखें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी आवश्यक होती है। ये कहीं संविधान में नहीं दी गई है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है। तो हम पहले ये देखें कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? जो राज्यसभा और लोकसभा में हो, इनका सदस्य हो, वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम किसकी आयु है? लोकसभा की है, यानी कम से कम 25 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कहीं डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मीनिंग है, क्योंकि वो एमपी होगा, संसद का सदस्य होगा, और संसद में कम से कम कितनी एज का आदमी जा सकता है? 25 साल का एज व्यक्ति है जो चुना जा सकता है। इसी तरह से सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कम से कम कितने साल का हो सकता है? तो मुख्यमंत्री भी एमएलए होता है एक, और एमएलए के लिए भी कितनी चाहिए एज? 25 साल। यानी हम इनडायरेक्ट वे में अगर हम बात करें, तो पीएम और सीएम दोनों के लिए न्यूनतम कितनी एज चाहिए? तो दोनों के लिए न्यूनतम 25 साल की आयु चाहिए होती है। तो हम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे थे यहां, तो उपराष्ट्रपति के लिए कितने साल है? 35 वर्ष है। तो आंसर ए ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? मतलब राष्ट्रपति जी जो शपथ लेते हैं, वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार लेते हैं, या कौन से अनुच्छेद में शपथ के बारे में कहा गया है? तो अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में कहा गया है। देखिए, जो शपथ का जो प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है, वो अनुसूची 3 में दिया हुआ है। किसमें दिए गए हैं? अनुसूची 3 में। थोड़ी पहले हमने अनुसूची 7 पढ़ी थी, तो अनुसूची 7 में क्या दे रखी है? 3 सूचियां दे रखी हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहां पर अनुसूची 3 में क्या दिए हुए हैं? शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। अब राष्ट्रपति जी जो शपथ लेते हैं, वो शपथ किसके सामने लेते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। किसके समक्ष शपथ लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो उनके बाद सीनियर जज होगा वो, अगर जो उनके बाद सीनियर जज है वो भी नहीं है, तो दूसरा कोई सीनियर जज, तीसरा कोई सीनियर जज, चौथा कोई सीनियर जज। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ही इन्हें शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति जी को शपथ का जो ड्राफ्ट है वो किसमें है? अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेते हैं। शपथ का ड्राफ्ट मतलब किसमें रहता है? अनुसूची 3 में दिया हुआ है। अब यहां बात करता है कि संविधान का अनुच्छेद 43B किस चीज का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 43B किस चीज का प्रावधान करता है? तो देखिए, एक 97वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2011 में हुआ, और 97वें संविधान संशोधन में 3 चीजें शामिल कर दी। पहला, अनुच्छेद 19(1)(c), दूसरा 43B, और तीसरा भाग 9B। ये 2 अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद हैं। अब इनको समझते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 19 1C है ये,
अनुच्छेद 19 किस बात की बात करता है? स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता। और 19C किस बात की बात करता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब इसमें संघ के साथ साथ क्या जोड़ दिया गया? एक वर्ड, सहकारी समिति। तो जो ये संविधान संशोधन हुआ था 97वां, इसने एक शब्द जोड़ा, क्या जोड़ा? सहकारी समिति। तो सहकारी समिति यहां जोड़ दिया कि व्यक्ति को जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ऐसे सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी है। अब अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 43 किस में आता है? तो देखिए, अनुच्छेद 43 36 से 51 के बीच आता है। और हमको पता है कि 36 से 51 कौन से भाग में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। और भाग 4 में क्या दिया गया है? हमें यह भी पता है, नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 43 भी जोड़ दिया गया। मतलब सरकार को निर्देश दिया गया, डायरेक्शन दी गई कि वो सहकारी समिति गठित करने का प्रयास करे, ऐसे कानून बनाए जिससे सहकारी समितियां गठित हो सके। और संविधान में भाग 9B जोड़ दिया गया। और भाग 9B में अनुच्छेद 243 ZH से ZT तक टोटल 13 अनुच्छेद जोड़ दिए। टोटल 13 अनुच्छेद जोड़ दिए गए। मतलब संविधान में पूरा का पूरा एक भाग जोड़ दिया गया जो 9P था, और उसमें अनुच्छेद कितने जोड़े? 13 अनुच्छेद जोड़ दिए, जो 243 ZT से लेकर ZH से लेकर ZT तक शामिल थे। तो अनुच्छेद 43B अब किसका हिस्सा है? ये सहकारी समिति का। हम किसकी बात कर रहे हैं? लगातार सहकारी समिति की बात कर रहे हैं, क्योंकि 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? सहकारी समिति से था। उसने 3 चीज जोड़ी, मौलिक अधिकारों में जोड़ा, मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा, और भाग 9B जोड़ दिया गया। तो इसमें हम देखें तो ऑप्शन C सही होगा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने संबंधित। मतलब सरकार को गाइडलाइंस दी गई वो सहकारी समितियों का गठन करे। अब देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में आधिकारिक भाषाएं कितनी है? भारत में आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो देखिए, हम अभी पढ़ चुके हैं अनुसूची हमारे संविधान में कितनी है? टोटल 12 है। कुल अनुसूची कितनी है? 12 है। अब 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। आधिकारिक भाषाएं या ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनसे संबंधित है कि हमारे देश में आधिकारिक भाषाएं कितनी है। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में हम देखें तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और इसमें एक भाषा जोड़ दी जाती है, सिंधी। तो कितनी हो गई? 15 हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ दी जाती हैं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। यानी 14 और 1 15 यहां हो गई थी, 3 और जुड़ गई तो कितनी हो गई? 18 हो गई। अब उसके बाद में फिर 92वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है? 2003 में, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ दी गई, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। इस तरह करके हमारे संविधान में टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22। तो अगर हम देखें वर्तमान, तो वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। तो ठीक ये उसी तरह से है कि हमारे संविधान में 8वीं जो अनुसूची है वो आधिकारिक भाषाओं की बात करती है। आधिकारिक भाषाएं मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 हैं,
और ये कैसे कैसे बढ़ी वो देखें हम कि 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, उसमें सिंधी को जोड़ दिया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ? 1992 में हुआ, और उसमें 3 भाषाएं जोड़ दी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और उसके बाद में नया अगला संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और उसमें 4 भाषाएं जोड़ दी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहां याद रखिएगा कि हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसी आदिवासी जनजाति से संबंधित है, संथाली जनजाति से संबंधित है। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं।